तो हेलो रेसलिंग फैंस, प्रो रेसलिंग से जुड़ी हुई सारी अपडेट्स पाने के लिए आप मेरे चैनल रेसल लुक को सब्सक्राइब कर दो। मैंने रॉयल रंबल के बाद बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, बहुत सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स आपको दी है, तो आगे भी इसको कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा नया थीम को भी मैंने ट्राई किया इसमें। आप लोग अगर कुछ सजेशन देना चाहो बीच में तो दे सकते हो। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको बताता हूँ कि नाया जैक्स के साथ क्या प्रॉब्लम है। एक्चुअली में हमने रॉ में नाया जैक्स को नहीं देखा और मेरे पास ऐसी न्यूज़ भी आई थी कि नाया जैक्स ने साइन कर लिया है कॉन्ट्रैक्ट। तो आपको पूरा मामला बता देता हूँ। नाया जैक्स की रॉयल रंबल में खाली सिंगल अपीयरेंस थी। सिंगल अपीयरेंस के लिए उन्होंने एक छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और फिलहाल के लिए आपको नाया जैक्स डब्ल्यूडब्ल्यूई में कहीं नजर नहीं आएंगी, चाहे वो रॉ हो चाहे वो स्मैकडाउन हो। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कोई खास यूज नहीं किया नाया जैक्स का। रॉयल रंबल में भी कुछ खास यूज वैसे हुआ नहीं उनका, क्योंकि हो भी नहीं सकता था, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो साइन था नहीं, मेन स्पेशली मेन कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन एक चीज हो सकती थी कि नाया जैक्स को डू ड्रॉप के साथ एक टैग टीम में लाया जा सकता था और वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मामला सेट किया जा सकता था, क्योंकि दोनों ही हैवीवेट है, दोनों के पास कोई स्टोरी लाइन नहीं है। तो ऐसे में दो तगड़ी वुमेन्स को अगर आप डाल देते हो एक साथ तो ये काफी अच्छा हॉट टॉपिक बन सकता था। ये मेरी बिल्कुल पर्सनल, अगर आप मुझसे पूछो तो मेरी पर्सनल पिच है और कुछ भी नहीं। नेक्स्ट स्टोरी की बात करते हैं चचा विंस मैकमैन के बारे में। तो सिंपल वे में आपको पूरी मामला समझा देता हूं। एक इन्वेस्टर ने केस कर दिया विंस मैकमैन के ऊपर और ये लगातार चौथा केस है जब से विंस मैकमैन की एंट्री हुई है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में। और इन्वेस्टर का जो मेन मतलब एलिगेशन है, जो चारों इन्वेस्टर्स के जो मेन एलिगेशन थे वो यही थे कि विंस मैकमैन ने इलीगली बहुत सारा पैसा यूज किया अपने कांडों को छुपाने के लिए। सिंपल वे में कह रहा हूं, अपने कांडों को छुपाने के लिए, और गलत तरीके से एंट्री ली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में और गलत तरीके से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को निकाल दिया और अपने खुद के जो क्लोज थे उनको डायरेक्टर बना दिया। और ये लगातार चौथा केस है विंस मैकमैन पे जब से वो आए हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में। एक महीने के अंदर 4 केस, वेरी गुड। और इस न्यूज को कोई रेसलिंग ऑब्जर्वर ने या रेसलिंग न्यूज़पेपर ने कवर नहीं किया, ये ग्लोबल इंटरनेशनल न्यूज़पेपर ने इस न्यूज को कवर किया है, यानी इसके चर्चे काफी ज्यादा जाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई में विंस मैकमैन जब तक रहेंगे जब तक बिहार में लालू रहेंगे। मजाक कर रहा हूँ, मतलब मुझे लगता है विंस मैकमैन अपनी आखिरी सांस तक डब्ल्यूडब्ल्यूई को छोड़ेंगे नहीं और अपनी पावर का भरपूर यूज करेंगे। और अब बात करते हैं सैमी ज़ेन की सिचुएशन के साथ, क्योंकि वहां पे मामला बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। तो सबसे पहले आपको बताता हूं कि सैमी ज़ेन ने क्या किया इस पूरी सिचुएशन के बाद, रॉयल रंबल के बाद। और यहाँ पे आप स्क्रीन में देख सकते हो बहुत सारी ब्लड लाइन की फोटोग्राफ्स हैं जो ट्रैश के डब्बे के आसपास पड़ी हुई हैं। और इस फोटोग्राफ में कोई कैप्शन नहीं डाला था सैमी ज़ेन ने, लेकिन कैप्शन की जरूरत भी क्या है, साफ समझ आ रहा है कि बहुत सारी मेमोरीज थी ब्लड लाइन के साथ सैमी ज़ेन की, वो अब खत्म हो चुकी हैं। और इसके अलावा डब्ल्यूडब्ल्यूई ने सैमी ज़ेन की नई मर्चेंडाइज निकाली है, सिंपली उसमें ऊसो की जगह ज़ेन कर दिया गया है और ये है पूरी मर्चेंडाइज। और अब बात बताता हूँ आपको मेन स्टोरी। डब्ल्यूडब्ल्यूई सिंपली प्लानिंग कर रही है सैमी ज़ेन वर्सेस रोमन रेंस एलिमिनेशन चेंबर के मेन इवेंट में। और ये रिपोर्ट आपको मैं रॉयल रंबल से जस्ट पहले की वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूं। अब ये बहुत सारी डर्ट शीट्स में ये रिपोर्ट अब ऑलरेडी चल रही है, जो कि मैं पहले ही बता चुका था। इसके अलावा कुछ फैंस ये चाहते हैं, स्पेशली क्रिस जेरिको। और क्रिस जेरिको ने सिंपली ये कहा है कि अगर मैं इस सिचुएशन में होता और मैं हेड बुकर होता तो मैं मैच करवाता रोमन रेंस वर्सेस सैमी ज़ेन रेसलमेनिया के मेन इवेंट में। और क्रिस जेरिको की बात तो चलो ठीक है, छोड़ो, कोई बात नहीं, वो तो एडब्ल्यू में है, वो तो क्या ही कर लेंगे। लेकिन जो नॉर्मल फैंस हैं, जो मेन फैंस हैं डब्ल्यूडब्ल्यू के, जो चाहते हैं कि स्टोरी वैसे चले जैसा वो चाहें, उनके हिसाब से आपको बता रहा हूँ तो सैमी ज़ेन के सपोर्ट में कोडी रोड से ज्यादा फैंस आपको मिलेंगे, एंड इंक्लूडिंग माई सेल्फ। अगर मैं इसमें चैंपियनशिप ना भी घुसाऊं तो भी ये बहुत कमाल का मैच है, क्योंकि इसके पीछे स्टोरी है। और हमें वेट करना पड़ेगा अब सैमी ज़ेन की अपीयरेंस का स्मैकडाउन में, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पूरी स्टोरी टेलिंग में। और अब बात करते हैं ब्रॉक लेसनर के बारे में। उनको बैक स्टेज हीट मिल रही है, अब किस वजह से मिल रही है ये काफी इंटरेस्टिंग है टॉपिक। तो आपको पूरा मामला समझा देता हूँ। कुछ अनप्लान्ड चीजों की वजह से उनको हीट मिल रही है, ब्रॉक लेसनर को हीट मिल रही है। तो सिंपल वे में आपको समझाता हूँ। रॉयल रंबल में उनकी अपीयरेंस हुई, बॉबी लैशली ने उन्हें एलिमिनेट किया और डब्ल्यूडब्ल्यूई का पूरा प्लान था कि ब्रॉक लेसनर को एलिमिनेट होने के बाद काफी कुछ तबाही मचानी है, और वो तबाही उन्होंने मचाई भी। लेकिन ब्रॉक लेसनर ने कुछ चीजें अनप्लान्ड भी करी, यानी अनस्क्रिप्टेड करी, जैसे कि स्टील स्टेप्स को उन्होंने कमेंट्री टेबल पे पटक दिया, वो बिल्कुल अनस्क्रिप्ट था। इसके अलावा बैरन कॉर्बिन पे अटैक भी अनस्क्रिप्टेड था। इसके अलावा एक रेफरी पे भी उन्होंने अटैक किया था, वो भी अनस्क्रिप्टेड था। और इस अनस्क्रिप्टेड बिहेवियर के चक्कर में रेफरी को इंजरी हो गई, जिसकी वजह से उनको बैकस्टेज हीट मिली। बैरन कॉर्बिन का मामला और स्टील स्टेप्स का मामला तो चलो फिर भी कोई बात नहीं, संभाल लेगी डब्ल्यूडब्ल्यूई, लेकिन रेफरी को चोट लगना गलत बात है। लेकिन अगर आप मुझसे ये पूछो कि इसके चक्कर में, इस पूरे मिस बिहेवियर के चक्कर में क्या ब्रॉक लेसनर सस्पेंड हो सकते हैं या फिर उन पर कोई फाइन लग सकता है, तो वेल इसका सिंपल आंसर है नो। इतना तगड़ा इन्फ्लुएंस है डब्ल्यूडब्ल्यूई में ब्रॉक लेसनर का कि उन्हें कोई कुछ नहीं कह सकता। और अगर आपको इन्फ्लुएंस जानना ना ब्रॉक लेसनर का, तो ब्रॉक लेसनर मेरे ख्याल साल में 10 या 12 अपीयरेंस देते होंगे और वो कमाते हैं $12 मिलियन साल का।
और उसके मुकाबले ड्रू मैकिंटायर का आपको स्टैट बताता हूँ, उनको $1 मिलियन भी नहीं मिलते, $0.65 मिलियन मिलते हैं उनको साल के। और ड्रू मैकिंटायर कितना काम करते हैं आप अच्छे से जानते हो, स्मैकडाउन पे भी होते हैं, रॉ पर भी होते हैं, मेन इवेंट्स में काम करते हैं, लोकल इवेंट्स में काम करते हैं, दूर दूर देशों में जाके प्रमोशन करते हैं WWE का। तो फर्क आप देख लो और इन्फ्लुएंस का आपको सैलरी से पता चली जाएगा। और अब बात करते हैं ब्रे वाइट के बारे में और उनके फ्यूचर प्लान्स के बारे में, रेसलमेनिया प्लान्स के बारे में। तो WWE प्लान कर रही है रेसलमेनिया के लिए गिमिक मैच, स्पेशली ब्रे वाइट के लिए गिमिक मैच प्लान किया जा रहा है। इसके अलावा 2 अपोनेंट को WWE कंसीडर कर रही है, और जो 2 अपोनेंट हैं उनके नाम तो रिवील नहीं किए गए हैं, लेकिन मैं आपको कुछ 2 नाम ऐसे बता सकता हूं जो कंसीडर किए जा सकते हैं WWE की तरफ से ब्रे वाइट के लिए। और अगर पहला नाम मैं आपको बताऊं तो वो है कैरियन क्रॉस का। सिंपल बताता हूं इसका रीजन, और उससे पहले ये जान लो कि ब्रे वाइट WWE के नंबर 1 बेबी फेस है स्मैकडाउन में। पहले ड्रू मैकिंटायर हुआ करते थे, लेकिन अब वो सेकंड पे चले गए हैं और नंबर 1 पे है हमारे ब्रे वाइट। अब जान लो रीजन। तो कैरियन क्रॉस फ्री हो चुके हैं रे मिस्टीरियो से। बहुत से लोगों को लगता है कि रे मिस्टीरियो और कैरियन क्रॉस की फ्यूड ज्यादा लंबी जाएगी, अभी ये वाला मैच होगा, वो वाला मैच होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। कैरियन क्रॉस और रे मिस्टीरियो की फ्यूड ओवर हो चुकी है, क्योंकि रे मिस्टीरियो और डोमिनिक मिस्टीरियो अपना अलग रेसलमेनिया में जाएंगे, वो भी एक मैच है, तो उसको छोड़ो। और कैरियन क्रॉस और स्कारलेट और ब्रे वाइट और एलेक्सा ब्लिस बहुत लंबी फ्यूड जा सकती है। इसमें गिमिक बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि दोनों के कैरेक्टर काफी स्ट्रांग है और काफी भूतिया भी हैं। और ब्रे वाइट और कैरियन क्रॉस की फ्यूड काफ़ी ज़्यादा गिमिक वाइज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो सकती है। और कैरियन क्रॉस को मोमेंटम भी चाहिए, जब से वो वापस आए हैं तब से उनको कोई खास मोमेंटम मिला भी नहीं है। ब्रे वाइट के साथ फ्यूड उनके करियर को नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकती है। और नेक्स्ट अगर मैं उनको रखूं, या फिर सेकंड अपोनेंट के बारे में जो ब्रे वाइट का हो सकता है रेसलमेनिया में, वो हो सकते हैं हमारे एले नाइट। WWE एले नाइट के साथ ब्रे वाइट की फ्यूड को कंटिन्यू कर सकती है, क्योंकि एले नाइट की काफी अच्छी परफॉर्मेंस रही थी ब्रे वाइट के साथ। ब्रे वाइट का इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था, एले नाइट को कुछ भी नहीं मिलना था, लेकिन फिर भी उन्होंने काफी कुछ कमाया इस फ्यूड से। और ब्रे वाइट के साथ एले नाइट अगर रेसलमेनिया में जाते हैं तो एले नाइट का करियर काफी ऊपर जाएगा और हमें मजा भरपूर आएगा, क्योंकि जिस तरह के वो पाइप बॉम्ब्स गिराते हैं हमारे एले नाइट, ब्रे वाइट के सामने वो काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो देखना काफी इंटरेस्टिंग रहेगा, स्पेशली अगली स्मैकडाउन, क्योंकि वहां रोमन रेंस के आने के चांसेस आई एम नॉट श्योर, बट आने के चांसेस भी है। सैमी ज़ेन भी होंगे, ऐसे में ब्रे वाइट भी होंगे, तो स्मैकडाउन तो काफी भरपूर मजेदार होने वाली है। और अब बात करते हैं लास्ट स्टोरी के बारे में, यानी हमारे वीर महान के बारे में, क्योंकि उनके ड्रीम्स काफी ज्यादा ऊपर जा रहे हैं। और सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि वीर महान की फिलहाल क्या स्टेटस है, कहाँ है वो। तो NXT में चल रहे हैं इस समय वीर महान विद संगा, और इन दोनों को एज ए मैनेजर फिलहाल तो ज्वाइन करा हुआ है जिंदर महल ने, लेकिन आगे देखते हैं जिंदर महल कंपीट करते हैं NXT में या फिर नहीं। बिल्कुल लेटेस्ट NXT का जो एपिसोड था, आई थिंक कल था, उसमें संगा और वीर महान ने मेरे कल किसी टैग टीम को हराया भी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ग्रीडी ब्रदर्स को हराया है। तो एक अच्छी फैक्शन नजर आ रही है, एक इंडियन फैक्शन नजर आ रही है NXT में। अब बताता हूँ आपको वीर महान के ड्रीम्स। तो लेटेस्टली एक इंटरव्यू हुआ जहाँ पे वीर महान से कुछ क्वेश्चन पूछे गए, तो उन्होंने एक सिंपल सा आंसर दिया उन क्वेश्चन का, और एक स्टेटमेंट भी दी साथ में कि वो 100% रोमन रेंस के साथ मैच करना चाहते हैं और वो 100% ब्रॉक लेसनर के साथ भी मैच करना चाहते हैं। और वीर महान ने ये भी कहा कि वो WWE टाइटल को इंडिया लेके जाना चाहते हैं। तो ये कुछ ड्रीम्स थे हमारे वीर महान के, और वीर महान को इसके लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी, अपने फिजिक को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना पड़ेगा। अगर मैं सिंपल वे में कहूँ तो यूरोपियंस को या फिर अमेरिकन को टक्कर देने के लिए आपको फिजिक का लेवल को उनसे भी ऊपर लेके जाना पड़ेगा। तो मेरी तरफ से वीर महान को बहुत सारी ऑल द बेस्ट। वो आगे ये काम कर सकते हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वो ये काम नहीं कर सकते, 100% कर सकते हैं। और आप लोगों से भी थोड़ी सी विनती है, इंडियन सुपरस्टार्स को, WWE के इंडियन सुपरस्टार्स को ज्यादा से ज्यादा फॉलो किया करो, लाइक्स किया करो, हर तरीके से सोशल मीडिया पे उनको 100% सपोर्ट मिलना चाहिए आपकी तरफ से, क्योंकि ये बात दुनिया जानती है कि WWE के हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे या फिर WWE के हर सुपरस्टार को फॉलोइंग सबसे ज्यादा मिलती है इंडिया की तरफ से। और एक हमें जो इंडियन सुपरस्टार्स को तो फॉलो नहीं करते और यूरोपियंस और हमारे अमेरिकन सुपरस्टार्स को फॉलो करते हैं, रोमन रेंस को फॉलो करोगे, ब्रॉक लेसनर को फॉलो करोगे, लेकिन वीर महान और सौरभ गुर्जर को फॉलो नहीं करोगे। तो ये थोड़ी सी शिकायत है, आप सोच के देखना और फिर फॉलो भी करना। तो यही है मेरा मैसेज, और इसी नोट के साथ वीडियो को करते हैं समाप्त। ये थी मेरी आज की वीडियो। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और कर दो शेयर।